Hello students, how are you all? I hope you are fine. Myself Krutika Mali and I have been teaching you solution from my last two videos. In my last video we have covered the introduction part of solution chapter along with types of solution, and then in my last lecture part 2 lecture video number 2 we have discussed what solubility is and which are the factors which affect solubility, and we have discussed all the factors which affect solubility. Today the next topic we are going to discuss is solubility of a gas in a liquid. Suppose I am having a liquid in a beaker. Suppose I have a solution in a beaker in which I have dissolved a gas. Gas is solute over here. Okay, suppose that gas is CO2 gas. मान लीजिए कि ये मेरा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट भी होता है, सोल्यूट भी होता है, और ये जो ऊपर का पार्ट है वो मेरा सोल्यूट है। वो सोल्यूट गैसियस सोल्यूट है। ओके, कोई गैस है, वो CO2 गैस हो सकती है, वो O2 गैस हो सकती है। सपोज मैंने कोई भी गैस ले लिया और उसका सॉल्यूशन बना दिया पानी के साथ। उसके ऊपर मैंने ये पिस्टन रखा है, ये पिस्टन है और पिस्टन के ऊपर पुट किया हुआ है W1 वेट। और ऐसा ही एक सेम कंटेनर मैंने दूसरे फिगर में लिया है, उसके अंदर भी नीचे सॉल्यूशन है, ऊपर गैसियस सोल्यूट है। बट द डिफरेंस बिटवीन द टू डायग्राम इज दैट कि यहाँ पिस्टन के ऊपर W1, W2, W3 तीन वेट रखे हुए हैं। मतलब ये वाले पिस्टन पे जितना प्रेशर था उससे इस वाले पिस्टन के ऊपर प्रेशर ज़्यादा है। तो क्या होगा, ज़्यादा प्रेशर होने से क्या होता है, तो क्योंकि प्रेशर गैस पे लग रहा है, ये पिस्टन अपना प्रेशर रिलीज़ करेगी जो नीचे गैस है उसके ऊपर, और गैस का मॉलिक्यूल जैसे हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वो अपने अंदर बहुत दूर होते हैं। सिस्टम में मॉलिक्यूल्स बहुत ही दूर दूर होते हैं, उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है और स्पेस बहुत ज़्यादा होती है। एज अ रिजल्ट गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। सो वी विल सी कि जिस पिस्टन के ऊपर ज़्यादा वेट है वो वाला पिस्टन गैस को दबाएगा और गैस पे जो प्रेशर आएगा वो उस गैस को सॉल्यूशन में और धकेल देगा। तो ये जो प्रेशर का इफेक्ट है, अल्टीमेटली व्हाट we see that the gas is more dissolved in this case when we have applied extra pressure. तो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है it was carried by one of the very important scientists called Henry, और उन्होंने अपने नाम से एक लॉ दे रखा है जिसको हम लोग बोलते हैं हेनरीज लॉ। So first of all let me clear one thing in your mind that Henry's law is applicable to system or to count solubility of gas in liquid। ये Henry's law हर किसी सिस्टम पे अप्लाई नहीं होगा, उसका एक क्राइटेरिया है कि आपका सिस्टम सॉल्यूट गैस होना चाहिए और सॉल्वेंट लिक्विड होना चाहिए। उसी केस में हेनरीज लॉ एप्लीकेबल है, और हेनरीज लॉ कोई अलग लॉ नहीं है। ये जो डायग्राम से कंक्लूजन निकला वही कंक्लूजन हेनरी ने भी निकाला था। ही सेड दैट द solubility in mole fraction, as you know solubility can be expressed using many terminologies like molarity, molality, mole fraction, percentage W by W, percentage V by V. Henry used mole fraction to define solubility. Okay, and he concluded that solubility in mole fraction, which we call chi, is directly proportional to the partial pressure which is denoted by small p of the gas present above the liquid। ये लिक्विड है, ये लिक्विड के ऊपर गैस है, गैस के ऊपर क्या किया, जैसे मैंने प्रेशर ज़्यादा लगाया, प्रेशर जितना ज़्यादा गैस उतना ज़्यादा डिज़ोल्व होगा। ओके, सॉल्यूशन के अंदर कौन से वाले केस में ज़्यादा गैस डिज़ोल्व होगा, इस वाले केस में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है पिस्टन के ऊपर। सो वी कंक्लूड दैट, हेनरी कंक्लूडेड दैट
partial pressure is directly proportional to mole fraction. Mole fraction is the term to define solubility. So he concluded P is proportional to chi. Whenever we remove proportionality, we require a constant. Henry had put Kh, where Kh is called Henry's constant. ओके, KH को हम क्या बोलेंगे, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू है जिसको हेनरीज कांस्टेंट बोलते हैं. उसका कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं है, पर यस अलग अलग गैसेस के लिए KH के वैल्यूज़ अलग अलग होते हैं. जैसे कि O2 गैस तो उसका वैल्यू कांस्टेंट है, CO2 गैस तो उसका वैल्यू फिर से कोई अलग वैल्यू है, पर उस गैस के लिए वो पर्टिकुलर वैल्यू एट सर्टेन टेम्परेचर कांस्टेंट होते हैं, इसलिए उसको हेनरीज कांस्टेंट कहते हैं. अगर हम यहाँ पे KH को सब्जेक्ट बनाएं तो हमें मिलेगा P अपॉन काई, राइट. तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि KH की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर से और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है काई से. अगर आपको KH के बारे में ज़्यादा जानकारी दूँ तो आपके NCERT में भी एक टेबल दे रखा है जिसके अंदर आप देखोगे कि जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है तो सेम गैस के लिए KH की वैल्यू चेंज होता है. जैसे कि O2 गैस के लिए 297 केल्विन पे कोई अलग वैल्यू है, 203 पे कोई अलग वैल्यू है. और ये ऑब्जर्व किया गया है टेबल से कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, क्या ऑब्जर्व किया गया है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है KH की वैल्यू भी बढ़ती है ऑलवेज. दिस इज द ऑब्जर्वेशन डराइव्ड फ्रॉम द टेबल. एक्सपेरिमेंटल बेस्ड चीज़ है ये कि जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा KH की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, और क्योंकि KH और काई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो जैसे KH की वैल्यू बढ़ेगी काई की वैल्यू कम होगी, राइट, बिकॉज KH इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन. अगर किसी केस में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो KH भी बढ़ेगा, और KH बढ़ेगा उतना काई कम होगा. काई का मतलब है जो गैस डिज़ोल्व हो रही थी वो कम डिज़ोल्व होगी. जब KH ज़्यादा रहेगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम रहेगी. दिस इज़ द रीज़न वाई एक्वेटिक लाइफ इज़ मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन हॉट वाटर. मछलियों को बहुत मज़ा आता है अगर आप उसको ठंडे पानी में डालोगे, और अगर आप ज़्यादा गर्म पानी में उनको डाल दोगे तो वो मर जाएगी. उसके पीछे हेनरीज लॉ काम कर रहा है. कैसे काम कर रहा है, क्योंकि गर्म पानी के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसका KH भी ज़्यादा होगा. अगर KH ज़्यादा हो गया तो क्योंकि वो सॉल्युबिलिटी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, O2 गैस का पानी में सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा, और O2 कम हो गया तो हम सस्टेन नहीं कर पाते. सिमिलरली फिश भी मर जाएगी. अगर कोल्ड पानी हुआ तो उनको मज़ा आएगा क्योंकि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन उसमें कंपैरेटिवली ज़्यादा रहता है. सो दिस इज कॉल्ड हेनरीज लॉ. नाउ वी विल डिस्कस द ग्राफ विच इज़ गिवन फॉर हेनरीज लॉ विच इज़ अबाउट पार्शियल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन. आपको एक एक्सिस पे ले लेना है मोल फ्रैक्शन काई, जिसको हम 0.0, 10, 0.020, 0.030 ऐसे कंटिन्यू करेंगे, और दूसरे एक्सिस के ऊपर 500, 1000 ऐसे हमने पार्शियल प्रेशर ले रखा है. तो वी कैन सी दैट वी आर गेटिंग अ लीनियर रिलेशन बिटवीन P एंड काई, जिसका मतलब है अगर आपका पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है तो काई भी बढ़ रहा है. पार्शियल प्रेशर और बढ़ाया काई और बढ़ेगा, P और बढ़ा काई भी और बढ़ेगा. जैसे जैसे आपकी P को P increases, chi increases, P decreases, chi decreases. So we can say that P is directly proportional to X. You must remember this theory. You must remember the formula which we get from Henry's law. It is very important for numerical as well as theory. Henry's law का theory भी आपको 3 marks के अंदर बहुत बार पूछा गया है बोर्ड्स के अंदर. And the illustration which I am going to discuss next in my video is frequently asked question from 12th science board. So be attentive. Okay. Question based on Henry's law. If N2 gas is bubbled through water at 293 Kelvin temperature, so
water is solvent and N2 gas is solute. How many millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that N2 exerts 0.987 bar pressure and KH, Henry's constant for N2 gas at 293 Kelvin is 76.48 kilobar. You are given that in your question. So we can say that we are given partial pressure, ये P का वैल्यू दिया हुआ है और ये KH का वैल्यू दिया हुआ है. Now you need to find how many moles of N2 gas would dissolve. तो उसके लिए आपको अप्लाई करना होगा Henry's law. Henry's law का स्टेटमेंट क्या है? P is directly proportional to chi, जिसका मतलब है P is equals to KH into chi. Now in your question you are given P, you are given KH, so make chi as a subject, so we get P upon KH. P का वैल्यू आपको पता है? Yes, 0.987 बार. KH का भी वैल्यू आपको पता है? KH वैल्यू इज 76.48 किलो बार. ये किलो बार में है और ये बार में है, तो हमें उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना है ताकि वो भी बार में कन्वर्ट हो जाए. जब भी हम कोई न्यूमेरिकल करेंगे तो हम ये केयर हमेशा करेंगे कि ऊपर और नीचे यूनिट्स सेम होंगे. बाय सॉल्विंग दिस कैलकुलेशन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ काई. तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने पे हमें काई का वैल्यू मिलता है 1.29 इंटू 10⁻⁻5. दिस इज काई. अभी आपको काई का वैल्यू पता चला है, आपको पता करना है मिलीमोल्स. मिलीमोल्स के लिए आपको मोल्स चाहिए होंगे. देन यू विल कन्वर्ट मोल्स इनटू मिलीमोल्स, राइट. तो मोल्स को कैसे फाइंड करें? तो मोल्स को फाइंड करने के लिए, क्योंकि हमें मोल फ्रैक्शन पता है, हम मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. मोल फ्रैक्शन आपको किसका मिला? N2 गैस का मिला. सो काई फॉर N2 का फॉर्मूला क्या होगा? कल हमने किया था, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला किया था. मोल फ्रैक्शन इज इंडिविजुअल मोल. तो मोल्स आपको N2 के भी रखने हैं और नीचे टोटल मोल्स रखने हैं N2 गैस के प्लस मोल्स ऑफ वाटर. दिस इज द फॉर्मूला. नाउ यू नो दिस आंसर, दैट इज 1.29 इंटू 10⁻⁻5. दैट इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ N2 गैस. That you don't know, that you have to find out. Divide by moles of N2 plus moles of water. Now because moles of water बहुत ज़्यादा होंगे, N for H2O is very high than moles of N2 gas. Therefore you can neglect this value over here. यहाँ पे आप N2 को इग्नोर कर देंगे और मोल्स ऑफ वाटर लिख देंगे. अभी आपको मोल्स ऑफ वाटर फाइंड करना है. कैसे करोगे आप मोल्स ऑफ वाटर फाइंड कैसे करोगे? उसका मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास. पानी का मास गिवन है आपको, मास गिवन नहीं है पर वॉल्यूम गिवन है 1 लीटर वाटर. और क्योंकि पानी की डेंसिटी 1 होती है तो आप 1 लीटर को 1 kg वाटर भी बोल सकते हो, राइट. बिकॉज डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम. इफ डेंसिटी इज 1 देन मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम. सो आप 1 लीटर बोले, 1 kg बोले. 1 kg को आप 1000 ग्राम बोल सकते हैं. मोलर मास हुआ 48, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा 55.5. So now you have moles of water. You will put 55.5 over here. So by solving this calculation, you will get 55.5 multiplied by 1.29 into 10⁻⁻5. So we get moles of N2 gas. So moles of N2 gas is 7.16 into 10⁻⁴ मोल्स. आपको ये मोल मिले. अभी उसको मिली मोल में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो 0.716 मिलीमोल्स, राइट. आपको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपको ये मिलीमोल में आंसर मिल जाएगा. तो ये वाला जो न्यूमेरिकल हमने अभी सॉल्व किया है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यह क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जा चुका है. आपको ये अच्छे से फिर से अपने आप से ट्राई करना है.
तब भी आपको ये न्यूमेरिकल्स खुद से कर पाएंगे। और अब तक मैंने जितने भी न्यूमेरिकल्स करवाए हैं उसके बेस्ड आप इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप थियोरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स करते जाएंगे देन इट विल मेक ईजी फॉर यू। ओके फाइन, थैंक यू। नाउ वी विल डिस्कस एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। ये हेनरीज लॉ कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। द फर्स्ट एप्लीकेशन इज इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। जब भी कोई सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल आप खोलते हो तो उसके अंदर से फीस निकलता है। क्यों? क्योंकि उसको हाई प्रेशर पे फिल किया गया है। प्रेशर जितना ज़्यादा होगा गैस की सोल्यूबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होगी, उतना आपका सॉफ्ट ड्रिंक ज़्यादा फिज वाला बनेगा। अगर आपका ढक्कन थोड़ा लूज हो जाता है तो आप देखेंगे कि वो उसका फिजिंग इफेक्ट चला जाता है क्योंकि उसका प्रेशर रिलीज हो जाता है। सो हियर वी अप्लाई हेनरीज लॉ। The second application is the scuba divers use Henry's law because underwater dive जब करते हैं तब प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ओके, सी लेवल पे प्रेशर 1 atm होता है, अंडर वाटर प्रेशर ग्रेटर देन 1 atm होता है और हाइट्स पे प्रेशर लेस देन 1 atm होता है। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। तो इस वजह से अंडर वाटर गैसेस की सॉल्युबिलिटी N2 गैस की, O2 गैस की पानी के अंदर ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू सी लेवल। सो एज अ रिजल्ट दे फेस दैट मोर गैस इज गेटिंग डिजॉल्व इन देयर बॉडी। द स्कूबा डाइवर्स फेस दिस प्रॉब्लम। एंड अगर वो N2 गैस का, O2 गैस का बबल कैपिलरी में ट्रैप हो गया तो उसके वजह से इनवर्ड हेमरेज होने की पॉसिबिलिटी है और पेन, बहुत ज़्यादा पेन फेस करने को मिलता है। उसको बेन्स बोलते हैं इस सिचुएशन को। एक मेडिकल सिचुएशन है और ये बहुत पेनफुल सिचुएशन है। तो उसको ओवरकम करने के लिए दे यूज़ मास्क। दे कैरी अ टैंक इन their बैग एंड दे गेट अ मास्क जिसके अंदर से एक गैस की कंपोजिशन निकलती जाती है। ये कंपोजिशन का क्वेश्चन बहुत बार एमसीक्यू में पूछा गया है। उसके अंदर कितना गैस होता है ये आपको रीड करना है अपनी बुक से। और ये क्यों वो लोग कैरी करते हैं? ताकि उन लोगों को प्रेशर के ज़्यादा होने से सॉल्युबिलिटी ज़्यादा ना मिले और जब वो फिर से सी लेवल पे आए तब फिर से वो बबल ट्रैप न हो जाए। एंड द थर्ड एप्लीकेशन रिगार्डिंग हेनरीज लॉ इज माउंटेनियर्स। माउंटेन्स पे प्रेशर कम होता है तो इसी वजह से दे गेट लेस ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग। एज अ रिज़ल्ट उनको ब्रेन में ऑक्सीजन कम सप्लाई होता है। एज अ रिज़ल्ट दे कैन बी स्लो दे गेट कन्फ्यूज और उनको ब्रेन में ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिलता, वो वीकनेस फील करते हैं और इसी वजह से माउंटेनर्स कैन ऑल्सो कैरी ऑक्सीजन टैंक। Let's learn Raoult's law. Raoult's law is applicable to the system which is having both liquids. यहाँ पे सोल्यूट भी लिक्विड फेज में है और उसका सॉल्वेंट भी लिक्विड फेज में है। मान लो आपके पास दो कंपोनेंट है, बाइनरी सोल्यूशन है। यू आर हैविंग कंपोनेंट 1 एज अ सॉल्वेंट एंड कंपोनेंट 2 एज अ सोल्यूट। Component 1 is volatile liquid. What do you mean by volatile liquid? The liquids which are having very low boiling point, जो रूम टेम्परेचर पे ही वेपराइज हो जाता है, इवापरेट हो जाता है। जैसे कि नील पॉलिश रिमूवर। अगर नील पॉलिश रिमूवर की बॉटल थोड़ी सी भी ओपन रह जाए, उसका ढक्कन ढीला रह जाए तो वो बॉटल अपने आप खाली हो जाती है। पेट्रोल होता है वो भी वेपराइज हो जाता है, इवापरेट हो जाता है। तो ऐसे लिक्विड्स के जो ईजीली इवापरेट हो जाते हैं उनको वॉलाटाइल लिक्विड्स बोलते हैं। पानी भी उनमें से ही एक है। तो मान लो कि आपके पास कोई सॉल्वेंट है जो कि एक वॉलेटाइल लिक्विड है, उसका पार्शियल प्रेशर हमने P1 से डिनोट किया, उसका मोल फ्रैक्शन हमने Chi1 से डिनोट किया है। इसी तरह से हमारे पास एक और कंपोनेंट है जो कि सोल्यूट है, इज अगेन अ वॉलेटाइल लिक्विड विच इज हैविंग पार्शियल प्रेशर P2 एंड इज हैविंग मोल फ्रैक्शन Chi2। राउल्ट वॉज द पर्सन हु हैड कैरिड आउट एन एक्सपेरिमेंट यूजिंग टू लिक्विड्स। The system which Raoult had used was having both volatile liquids, so it is very famous for liquid type of system. So you can say what Raoult said is partial vapor pressure of any component. Suppose that is component 1, उसका partial pressure is P1, is directly proportional to mole fraction of that particular component. If we are talking about component 1, then we can say P1 is directly proportional to Chi1 and similarly component 2, उसका वेपर प्रेशर P2, उसका मोल फ्रैक्शन Chi2। तो उन दोनों के बीच में भी डायरेक्ट रिलेशंस है। P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Chi2। बाय रिमूविंग प्रोपोर्शनलिटी, राउल्ट हैड पुट
P01 into chi1 and P2 is equals to P02 into chi2. Now what is P01, P02? P01 and P02 यहाँ पे क्या है? They are constants, right? तो ये constants कैसे constants है? तो ये constants है, पार्शियल वेपर प्रेशर ही है, पर ऊपर नॉट लगाया गया है, वो डिफाइन करता है कि वो दोनों कंपोनेंट अपने प्योर स्टेट में है। मतलब जब मेरे पास एक बीकर के अंदर कंपोनेंट 1 है और दूसरे बीकर के अंदर कंपोनेंट 2 है, मैंने दोनों को मिक्स करके अभी सोल्यूशन नहीं बनाया है, दोनों अपने अब बीकर में अलग अलग है, उस टाइम पे मैंने कंपोनेंट 1 का पार्शियल प्रेशर मेजर किया, उसको P01 बताया, दूसरे कंपोनेंट के प्रेशर को P02 बताया, फिर दोनों को मिक्स करके सोल्यूशन बनाया। उसके अंदर इन सोल्यूशन प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 is P1 and component 2 is P2, right? So P01 and P02 are partial pressure, they are constant value, they are partial pressure of component 1 and component 2 in their pure state. Now according to Dalton's law, P total होता है P1 plus P2, P टोटल होता है P1 प्लस P2। डाल्टन ने बताया था कि एक रूम के अंदर जितने भी गैस है, अगर आपको P टोटल फाइंड करना है तो सब गैसेस के इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर को टोटल कर दो, ये डाल्टन का लॉ है। अभी हम लोग P टोटल की वैल्यू फाइंड करेंगे P1 और P2 के वैल्यू से। ओके, तो आपको यहाँ पे P1 का वैल्यू रिप्लेस करना है P01 इंटू chi1 और P2 का रिप्लेस करना है P02 इंटू chi2। So we get P01 chi1 plus P02 chi2. Now because chi1 and chi2 are 1, chi1 plus chi2 is equals to 1. So we can say chi1 is equals to 1 minus chi2. हम लोग ये लिख सकते हैं कि chi1 का वैल्यू 1 माइनस chi2 जितना होता है, तो यहाँ पे हम लोग ये chi1 का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, दैट इज P01 इंटू 1 माइनस chi2 प्लस P02 इंटू chi2। Now you have to simplify this equation. So open this bracket. So we get P01 into chi2 plus P02 into chi2. Now you can see कि इन दोनों के अंदर chi2 कॉमन है, तो P01 into P01 minus P02 into chi2, राइट। और अगर आपको P02 आगे लेना है तो वो हो जाएगा P01 माइनस का प्लस हो गया P02 माइनस P01 into chi2, and this is your value of P total, and this is called derivation of Raoult's law. राउल्ट ने यही लॉ डराइव किया था और उसके बेसिस पे उन्होंने भी एक ग्राफ प्लॉट किया जो ऐसा दिखता है। उन्होंने भी यहाँ पे ले लिया मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे ले लिया पार्शियल प्रेशर, जैसे हेनरी ने किया था, उनको भी एक स्ट्रेट लाइन मिली, पर बस मतलब इतना है कि राउल्ट के अंदर दो कंपोनेंट थे तो ये एक दूसरा जीरो हो गया, यहाँ से भी एक ग्राफ निकलता है, वो यहाँ पे पहुँचता है। सपोज यहाँ पे chi1 इज़ 1 तो chi2 इज़ 0, और दूसरी बार आपको कंसिडर करना है कि chi2 इज़ 1 एंड एट दैट टाइम chi1 इज इक्वल्स टू 0। यू विल गेट वैल्यू ऑफ P1, यू विल गेट वैल्यू ऑफ P2, एंड बाई ज्वाइनिंग दिस टू लाइन्स यू विल गेट P टोटल। ओके, तो ये P01 इंटू chi1 हो गया, वहाँ पे आपको P1 की वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे आपको P02 इंटू chi2 से P2 की वैल्यू मिलेगी, एंड बाय मिक्सिंग बोथ P टोटल आपको मिलेगा P1 प्लस P2 जितना। दिस इज कॉल्ड ग्राफ ऑफ राउल्ट्स लॉ। उन्होंने ये बताया था कि आप P1 और P2 को टोटल करके आप P टोटल फाइंड कर सकते हो। एंड one more thing Raoult had explained about the components in liquid phase was their mole fraction in vapor phase. He said that let mole fraction in vapor phase of component 1 be Y1 and component 2 be Y2, and he said that we can find out mole fraction in vapor phase by using this formula. Y1 is equals to P1 upon P total and Y2 is equals to P2 upon P total, where P1 and P2 are mole fraction in solution, while Y1 Y2 are mole fraction in their vapor phase. P1 P2 हो गया आपका पार्शियल प्रेशर, सॉरी माय मिस्टेक, P1 P2 डिनोट करता है पार्शियल प्रेशर को और Y1 Y2 डिनोट करते हैं मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज को। तो यहाँ पे आपका राउल्ट का लॉ कंप्लीट होता है, उसकी बेस न्यूमेरिकल्स भी हमें आगे करने हैं।
numerical based on Raoult's law. In my question, which is based on NCERT, you are given partial pressure of chloroform and partial pressure of dichloromethane in their pure state. मतलब आपको P01 and P02 दिया गया है जिसका वैल्यू है 200 mmHg and 415 mmHg, and you need to find out vapor pressure of solution. That means you have to find out P total. For that we require P total के लिए क्या चाहिए आपको, P1 P2 चाहिए, जो आपको नहीं दिया गया है. P total आपको कब मिलेगा, जब आपके पास P1 का वैल्यू होगा, P2 का वैल्यू होगा. क्वेश्चन में आपको P1 P2 नहीं दिया गया है. You are not given P1 P2, you are given P01 and P02. So using that you have to find out P1 P2 first, then you will be able to find out P total. For that you are given mass of chloroform and mass of dichloromethane, that is 25.5 gram chloroform and 40 gram dichloromethane. And second thing you have to find out is mole fraction in vapor phase, that I have just taught you, that is called Y1 and Y2. You must be knowing the formula. Y1 is equals to P1 upon P total and Y2 is equals to P2 upon P total. So again you require P1 P2 over here and you require P total as well. So first thing we have to do, आपको कभी भी न्यूमेरिकल को देख के अपना पाथ चूज करना है कि मुझे P टोटल फाइंड करना है, तो मैं P टोटल कैसे फाइंड कर सकती हूँ. फॉर दैट आई रिक्वायर वैल्यू ऑफ P1 एंड P2. आर यू गिवन वैल्यू ऑफ P1 P2? नो, यू आर नॉट गिवन. देन हाउ कैन यू फाइंड आउट P1 P2? देन P1 इज इक्वल्स टू P01 इंटू Chi1 and P2 is equals to P02 into Chi2. You are given P01, that is 200 mmHg, but you don't have Chi1. Similarly you have 415 but you don't have Chi2. So आपकी बात यहाँ पे अटक गई. आपको P1 P2 की वैल्यू के लिए क्या चाहिए होगा, Chi1 Chi2 चाहिए होगा. तो Chi1 Chi2 का वैल्यू आपके पास है? नो, not again. So we need to find out Chi1 Chi2. What is formula to find Chi1? N1 upon N1 plus N2 and Chi2 को कैसे फाइंड करोगे, 1 माइनस Chi1 से, राइट. तो आपको N1 चाहिए होगा, N1 N2 चाहिए होगा. अगेन आपके पास मोल फ्रैक्शन भी नहीं है तो आपका काम यहाँ भी अटक गया. तो अभी आप मोल फ्रैक्शन के लिए क्या करोगे, पहले मोल निकालोगे, N1 निकालोगे, N2 निकालोगे. कैसे निकालेंगे, N क्या है, N इज द सिंबल ऑफ नंबर ऑफ मोल्स. सो गिवन मास upon molar mass, that is the formula. Are you given mass? Yes, 25.5 gram chloroform divided by what is molecular mass of chloroform, that is 85. You know how to find out molecular mass. Similarly यहाँ पे आपको mass लेना है डाइक्लोरोमीथेन का, that is 40 ग्राम, वो मैंने क्वेश्चन से लिया है, डिवाइड बाई मोलिकुलर मास दैट इज़ 119.5. ये मैंने साइड में फाइंड कर रखा है, ये वैल्यू मैं आपको दे रही हूँ. अभी आप जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मोल्स. ओके, तो आपको ये वाले मोल्स मिलेंगे 0.47 और ये मिलेंगे 0.213. नाउ बिकॉज यू नो N1 N2 you can find Chi1 and Chi2. So replace these values in mole fraction formula. Then N1 is what, 0.213 divided by 0.213 plus 0.47. So you will get Chi1. Then Chi1's value is 0.312 and for Chi2 you need to subtract from Chi1. So Chi2 आपको मिल जाएगा 0.688. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, Chi1 Chi2 आपको मिल चुका है, ये वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट करोगे. Chi1 का वैल्यू मिला 0.312, Chi2 का वैल्यू मिला 0.688 और जैसे आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट वैल्यू ऑफ P1 एंड P2 सेपरेटली. इसका वैल्यू मिल गया, इसका वैल्यू मिल गया. अब फाइनली आप क्या करोगे, P टोटल कर दोगे. P टोटल इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2. P1 इज व्हाट, 200 इंटू 0.312 प्लस P2 का वैल्यू है 415 इंटू 0.688 और जैसे ही आप ये कैलकुलेशन सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा mmHg यूनिट में एंड योर फाइनल आंसर विल बी 347.9.
mmHg। सो ये आपका पहला आंसर हो गया, आपने P टोटल फाइंड कर लिया। दिस इज डन, मतलब आपके 3 मार्क्स में से हाफ 1.5 मार्क्स हो गए, अभी 1.5 मार्क्स का काम बाकी है। तो y1 का फॉर्मूला क्या है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज डिनोटेड बाय y1, दैट इज इक्वल्स टू P1 अपॉन P टोटल, एंड y2 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन P टोटल। P1 हो गया P01 इंटू y1, दैट इज 200 इंटू 0.312 डिवाइड बाई 347.9। सिमिलरली यहाँ पे आप लोगे 415 इंटू 0.688 डिवाइड बाई 347.9 and you will get the answer, and your mole fraction will be 0.18 and 0.82. So this is your second answer, that is mole fraction in vapor phase. And again note my point, दिस इज़ अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर न्यूमेरिकल। आपको इसके जैसे और भी न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे आपकी NCERT टेक्स्ट बुक के इन टेक्स्ट सेक्शन में और एक्सरसाइज सेक्शन में। आपको कोई भी एक न्यूमेरिकल ऐसा आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ये आप मेरी बात लिख के रख सकते हो। आई एम वेरी एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दिस numericals. I have done paper checking as well, so I know which type of questions are asked from this chapter. So please note my point and be attentive. आप जितना ज़्यादा खुद प्रैक्टिस करोगे उतना आप खुद से सॉल्व कर पाओगे, और इस चैप्टर के अंदर आप इतना अच्छा प्रैक्टिस करना कि आपका एक भी मार्क्स यहाँ से कम ना हो पाए। ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री का। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर।